अंकिता भंडारी केस की अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं, मुझे एक कॉल आता है यमकेश्वर में ना कोई लड़की मिसिंग हुई है और पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। और ऐसे हम 5-7 लोगों ने वहाँ पे रात को एक दिन डेरा डाल दिया। हमने कहा भैया लड़की जिंदा है तो जिंदा चाहिए और जिंदा नहीं है तो बॉडी चाहिए, लेकिन लड़की चाहिए। सुबह 6:30 बजे अचानक से गाड़ी आती है कि अरे वहाँ चल रहे हैं, वहाँ बॉडी मिली है। माँ को बॉडी तक नहीं दिखने दी और पिताजी को दूसरी जगह ले गए। मतलब उस दिन प्रशासन ने जिसे कहते हैं कि अपनी हदें पार की उस दिन, और सूरज ढलने के बाद उस बॉडी को जो है जला दिया गया। हमारी डिमांड एक्चुअली ये थी कि हम दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। जब इसकी गिरफ्तारियां हुई तो गिरफ्तारी के बाद जो है इसकी चैट्स का खुलासा होना शुरू हुआ। सबसे बड़े संस्थान में उसका पोस्टमार्टम हुआ है, कोई कमी नहीं है ना इसके अंदर। आप दरअसल 2 बूंद ब्लड के लेकर के आप डीएनए नहीं करवा सकते थे? डीएनए टेस्ट नहीं किए हैं। किन चीज़ों को लेकर के अंकिता को दबाव डाला जाता है? चैट के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो बेसिक कॉज यही है कि आपको वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। पूरा जो तंत्र जुटा है उसकी मौत के बाद से, वो इसी चीज पे जुटा है कि वीआईपी है ही नहीं कोई। देखो, मंदिर में पूजा करने के लिए तो बुलाया नहीं था उसको, एक्स्ट्रा सर्विस के लिए बुलाया था। इस पूरे केस में सवाल ये बनता है कि क्या रेप एग्जामिन हुआ? अगर हाँ, तो प्रोसेस क्या यूज किया गया? क्या पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है? और अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? कि मर्डर होना इज वन थिंग एंड रेप प्लस मर्डर होना इज एंटायर डिफरेंट थिंग। एक में शायद आपको सिर्फ मर्डर के धाराओं में जो है आपको आजीवन कारावास मिल गया, एक में शायद आपको रेप प्लस मर्डर में हो सकता है आप फांसी के तख्ते पे झूल रहे होते हैं। तो क्या ये बचाने की कोशिश नहीं है? मिस्टर संजय सिलसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप सबसे पहले? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सर सबसे पहले मैं कन्वर्सेशन को स्टार्ट ही करना चाहूँगा। हम पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड है, ये क्राइम का स्टेट बनता जा रहा है। क्राइम रेट इतना ज़्यादा, इतनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। आप भी इस चीज़ को आप तो और करीब से देख रहे हैं क्योंकि आप फील्ड पे रहते हैं। एक समय ऐसा था कि हम आज से मैं कहूँगा 5-6 साल पहले तक हम हरिद्वार, देहरादून को ऐसा मानते थे कि नाइट लाइफ बहुत अच्छी है कि आप रात को कभी भी कहीं भी निकल जाओगे तो ऐसी कुछ समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन बीते कुछ सालों में क्राइम रेट कुछ ज़्यादा ही यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? देखो, इसका जो बेसिक कारण हमको मिलता है, वो कारण मिलता है कि जहाँ ना संस्कृतियों का टकराव हो। संस्कृतियों का टकराव होना एक बड़ा कारण है इसका। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, लोगों का जो माइग्रेशन हो रहा है फॉर एनी रीज़न, चाहे पहाड़ से उत्तराखंड से लोगों का माइग्रेशन बाहर हो रहा है या बाहर से जो लोग हैं उनका माइग्रेशन उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। तो जब अलग-अलग संस्कृतियाँ टकराती हैं आपस में तो अमूमन क्या होता है, ये क्लैशेस रहते ही रहते हैं। अभी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको कि अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि यहाँ टिहरी में ऊपर कुछ हरियाणा के लोगों ने ज़मीनें खरीदी होंगी अपने लिए। और वो लोग आए तो उनका क्या था कि रात को लेट नाइट वो लोग ना पटाखे जला रहे थे, गाने-वाने बजा रहे थे उन्होंने। तो एक बड़ा क्लैश हुआ लोगों के साथ, लोकल लोगों का। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ में क्या होता है, शाम ढली, सब कुछ सन्नाटे में हो जाता है, शांत हो जाता है, और हमें सदियों से इस चीज़ की आदत नहीं है। अब अचानक से कोई बाहर से आकर के, अब जो नोएडा से आया है या जो गुड़गाँव से आया है, उसके लिए तो वो कॉमन चीज़ है ना कि रात को आप आतिशबाज़ी कर रहे हो या रात को आप लाउड म्यूज़िक के साथ आप एन्जॉय कर रहे हो। लेकिन वो कॉमन हमारे लिए नहीं है और वो इस एरिया के लिए भी कॉमन नहीं है। तो वो जो क्लैशेज़ हैं, मानसिकताओं के क्लैशेज़ हैं, एक वो बड़े हैं। दूसरा अ, मेजर जो कारण है वो है यहाँ का एक यहाँ का जो इंसान है ना, जो लोकल है यहाँ का उत्तराखंड का, वो बड़ा पोलाइट इंसान है और बहुत ज़्यादा हम लोग लड़ाकू नहीं होते हैं या वो एक किस्म हमारी नहीं होती है। और बाहर जब भी जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पुलिस का या प्रशासन का या शासन का जब डंडा चलता है अपराधियों के ऊपर, तो उनके लिए एक बढ़िया एक सुखद हाइड आउट हो जाता है उत्तराखंड। और जब उत्तराखंड आकर के देखते हैं तो जो वहाँ पे जिसे कहते हैं कि वो गली का भी एक दादा था, तो यहाँ पे जो है उसको एक खुला स्पेस मिलता है पूरे एक उसमें अपनी धाक जमाने का। और यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से
और ये भी कह सकते हो कि कमी है उत्तराखंड के शासन और प्रशासन की, कि यहाँ पे आप देखिए, अगर हम लोग सत्यापन की भी बात करें तो आप किराए पे कमरा दे दे रहे हो, सालों तक लोगों को पता ही नहीं कि जो यहाँ रह रहा है वो एक्चुअली क्रिमिनल है, कहीं और से आकर के यहाँ रह रहा है। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो जी। ये दिखाती हैं कि ईज ऑफ क्राइम है उत्तराखंड के अंदर। हुँ, सही। तो बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं एक केस बहुत ज़्यादा जो चल रहा है हमारे प्रदेश के अंदर, अंकिता भंडारी का जो केस है। जी। तो आप इस केस में बहुत आपने करीब से देखा है और आप प्रोटेस्ट्स का हिस्सा बने हो, तो आपने कैसे देखा है इस केस को थोड़ा समझाइए? अंकिता भंडारी केस की अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं कि मतलब मैं मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, तो इसमें मुझे एक कॉल आता है, मेरी एक जानने वाली है महिला, उनका एक कॉल आता है कि अ, यमकेश्वर में ना कोई लड़की मिसिंग हुई है और पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब होता क्या है कि मैं ऋषिकेश में रहता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा जो अपना मूल जो गाँव है, वो यमकेश्वर में पड़ता है। और हम लोगों के लिए ये हो जाता है कि यार हमारे घर में कुछ हुआ है, मतलब हमारे गाँव में कुछ हुआ है। तो एक चूँकि हम लोग थोड़ा-सा समाज के साथ इस तरह से कनेक्ट हैं कि अगर गाँव में कोई भी दिक्कत हो रही है तो लोग हमें फ़ोन कर देते हैं कि यार ऐसी कोई बात हो रही है, थोड़ा इसको देख लीजिए। अब थोड़ा-सा जान-पहचान लोगों से है, तो कई बार क्या होता है कि फ़ोन में काम हो जाता है या मिल के काम हो जाता है, तो उसी नाते हम लोग वहाँ पहुँचे। जी। तो वहाँ मेरी मुलाकात जो हुई वो अंकिता के फ़ादर से हुई। तो उनके भाई और उनके फ़ादर थे लक्ष्मण झूला थाने में, तो ये रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। तो फिर हमने एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट किया कि क्या हुआ इसमें, क्यों नहीं रिपोर्ट लिखी गई? तो इसको समझते हैं कि ये ना पुलिसिंग के 2 रूप हैं हमारे यहाँ पहाड़ में। एक जो नॉर्मल पुलिस जिसको आप यहाँ पे देखते हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी रेगुलर पुलिस नहीं है। वहाँ पे ये पुलिस का जो काम होता है वो पटवारी के पास होता है। जो आपका अमूमन आप इस क्षेत्र में जिसको आप लेखपाल कहते हैं, या जब भी आप ज़मीनें खरीदते बेचते हैं तो उसके जो नपाई-वपाई का काम होता है वो लेखपाल का होता है। सेम पर्सन को वहाँ पे पुलिस पावर भी है। ठीक है? तो जो क्षेत्र जिसमें वनांतरा रिसॉर्ट आता है वो एक्चुअली पटवारी के पास वो क्षेत्र है, रेगुलर पुलिस से हट के। और इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पहले उसके पिताजी पटवारी के पास ही गए थे। लेकिन पटवारी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस था, क्योंकि सामने जिसका भी नाम आया है जो मुख्य अभियुक्त है वो बड़े एक राजनेता का बेटा है। और चूंकि अब पटवारी का काम ही वहाँ पे जमीनें के नाप छाप करना होता है, तो दिन के जमीन वगैरह के बड़े लफड़े होते हैं एक दूसरे से, तो मतलब उसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है पटवारियों का, टू बी वेरी फ्रैंक बोलो तो नज़दीक से होता है। और उनके पास ज़रूरी नहीं कि हर पटवारी ऐसा हो, लेकिन जो इस तरह के हैं तो उनके पास बड़े मौके होते हैं टू मेक अ गुड हैंडसम मनी, जो बनाने का होता है। तो वहाँ पे हुआ क्या बेसिकली कि पटवारी ने वो रिपोर्ट ही नहीं लिखी। और जब वो रिपोर्ट नहीं लिखी तो उस पे एग्ज़ामिन नहीं हुआ। अभी 3 दिन हो चुके थे उस बिटिया को गायब हुए। स फिर हमने कुछ लोगों ने मिल कर के, क्योंकि पटवारी के साथ तो बहुत कुछ हो नहीं सकता था, तो जो रेगुलर पुलिस थे, हमने लक्ष्मण झूला थाने में जाकर के उनसे कहा कि भैया आप एटलीस्ट उसकी मिसिंग रिपोर्ट तो लिखिए, और हमें लड़की चाहिए। क्योंकि अब धीरे-धीरे बात ये खुलने लगी थी कि जो राजनेता है वो सरकार से संबद्ध है उसका, और वो उसी पार्टी का है जिस पार्टी की सरकार यहाँ पे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर शक और चीज़ें ज़्यादा गहराने लगती हैं, तो कुछ लोग हमारे जैसे कुछ राज्य आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, शकुंतला आंटी थी, शकुंतला जी, परमिला दीदी थी, और ऐसे हम 5-7 लोगों ने वहाँ पे रात को एक दिन डेरा डाल दिया। हमने कहा भैया लड़की ज़िंदा है तो ज़िंदा चाहिए, और ज़िंदा नहीं है तो बॉडी चाहिए, लेकिन लड़की चाहिए, वरना जो है ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा यहाँ, बड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ। तो हमने उस दिन पूरी रात लोग थाने में रुके, वहीं गद्दे-वद्दे डाल के वहीं थाने के बाहर रुके। सुबह 6:30 बजे अचानक से गाड़ी आती है कि अरे! वहाँ चलना है, वहाँ बॉडी मिली है। वो बॉडी रिकवर होती है, देन पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो है लोग चाहते हैं कि, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे केसेज़ ऐसे देखे हैं जहाँ पे सरकार ने जब पोस्टमार्टम कराया उसमें, और बाद में जो चीज़ें निकली उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो आप यकीन मानिएगा आदित्य जी, लगभग-लगभग 10 से 12 हज़ार लोग जो है उस दिन
एम्स के बाहर, मॉर्चरी के बाहर थे, इतना हुजूम लोगों का। जैसे ये खबर फैली कि वो बॉडी मिली है, यहाँ पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम होने के बाद उन्होंने जो है किसी तरह से यहाँ से बॉडी निकाली और श्रीनगर ले गए। जाति उसके बाद शुरू हुई बेसिकली। माँ को बॉडी तक नहीं दिखने दी, और माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया पहले। माँ को हॉस्पिटल में वहाँ कि आप बीमार हो, उनको ड्रिप व्रिप चढ़ा के वहाँ बंद रखा। पिताजी को दूसरी जगह ले गए, वहाँ फिर रिश्तेदारों से प्रेशर डलवा करके ये सारी काम बहुत, मतलब उस दिन प्रशासन ने जिसे कहते हैं कि अपनी हदें पार की उस दिन। और सूरज ढलने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट सूरज ढल चुका था, जबकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद उस बॉडी को जो है जला दिया गया। बड़ा एक दुखद सीन था वो, कि मतलब कि हमारी डिमांड एक्चुअली ये थी कि हम दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं प्राइवेट तौर पे, ताकि ये शक ना रहे। अब यहाँ पे ना सवाल बहुत सारे उठते हैं। जब पहला एफआईआर न लिखना, उसके पिताजी 3 थानों में यहाँ के गए हैं, और ऋषिकेश आए हैं, वो मुनस्लियार्टी थाने में गए हैं, और लक्ष्मण झूला थाने में गए हैं। उन्होंने लक्ष्मण झूला थाने वाले कहते रहे कि पटवारी का मैटर है। उन्होंने यहाँ वो मांगने की कोशिश की, वो कहते हैं लक्ष्मण झूला थाने का मैटर है। उन्होंने ऋषिकेश को ये घुमाने वाली बात की, हमें मुकदमा दर्ज ना करना पड़े। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक सवाल दोबारा उठाना चाहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना, कि शिकायत दर्ज कराना एक आम आदमी का अधिकार है, और पुलिस कोई नहीं होती है ये कहने वाली कि हम आपकी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे, ठीक है, या इस थाने में नहीं कर सकते, इस थाने की ज्यूरिडिक्शन में ये एरिया नहीं आता है। इस देश के अंदर आप किसी भी थाने में हैं, किसी भी थाने के आसपास आप हैं, आप कहीं की भी कंप्लेंट वहाँ दर्ज करा सकते हैं। 0 एफआईआर नाम की एक एफआईआर होती है, उस थाने की जिम्मेदारी है फिर उस एफआईआर को संबंधित थाने को भेजना। लेकिन हमारे पुलिस वाले वो काम करने को तैयार ही नहीं होते हैं। इनको एक्चुअली क्या होता है कि इनका टारगेट होता है कि इस बार आपने पूरे साल में 500 एफआईआर लिखी हैं, तो अगली बार जो है उसको कम किया जाए। हर ये केसेस रिपोर्ट ना हो, इसके आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि हमारे यहाँ क्राइम कम है, जबकि ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। अब यही चीज़ जो है ना, इस चीज़ पे बहुत भारी पड़ी। फिर जो है वहाँ केस दर्ज हुआ, फिर उसकी गिरफ्तारियाँ हुई, और गिरफ्तारी होने के बाद तो पब्लिक इतना उसमें आ गई थी, गुस्से में आ गई थी कि इनको जो है यहीं मार दिया जाए, या बहुत वायलेंस भी हुआ उस समय वहाँ पे। आपने देखे भी होंगे वो तस्वीरें, तमाम उनकी मार पिटाई हुई है। हालांकि हम लोग इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन भैया लोगों की भावनाएं हैं, ठीक है। आप, और भावनाएं क्या होती हैं कि जब बात अ, बिटिया की आ जाए, या बात अपने घर के स्त्री धन की आ जाए, तो फिर तो फिर हम उसमें सही और गलत के मायने जो होते हैं बदल जाते हैं, ठीक है। आप देखिए ना, तमाम आपके पिताजी को कोई गाली दिए शायद आपको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना माँ को बोलने में बुरा लग जाएगा। भाई को कोई कुछ बोले शायद बुरा ना लगे, बहन को बोलने में बुरा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमारा जो है अस्तित्व स्त्री से है बेसिकली, और हम उससे गहनता से जुड़े हुए लोग हैं। और हमारे लिए तो हमारा मान ही सब कुछ है, ठीक है। हमारे तो जैसे कहते हैं ना कि हम उत्तराखंडी हैं, तो हमारी जितनी रक्षा हमारी रक्षा उतनी राम नहीं करते हैं जितनी हमारी देवियाँ करती हैं। हमारा मानना ये है, क्योंकि हमारे लिए राम की महत्ता भी है, लेकिन उससे ज़्यादा तो हमारी देवियों की है ना। आप जाइए ना हमारे पूरा उत्तराखंड घूम के आइए, आपको पता चलेगा कि देवियों के साथ हमारा कितना कनेक्शन है। तो हमारे लिए तो स्त्री जो है वो एक बहुत वर्चस्व वाली एक मतलब जिसे कहते हैं भावना है हमारे लिए। तो वही हुआ, और उसके बाद जो है फिर हम लोग जब इसकी गिरफ्तारियां हुई, तो गिरफ्तारी के बाद जो है इसके चैट्स का खुलासा होना शुरू हुआ कि क्या हुआ था बेसिकली। अब ये चैट भी कहाँ से आई है, देखो एक्चुअली उसका एक दोस्त है, पुष्प नाम है उनका, वो जम्मू से हैं। तो और देवर इन इन रिलेशन, तो ठीक है, इट्स ओके, इसमें कोई गलत भी नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन राइट टू लिव देयर लाइफ। और पुष्प से उसकी लगातार चैट चल रही थी,
और पुष्प को उसने वो इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि यहाँ कोई वीआईपी आने वाला है। इस वीआईपी के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड करी थी, और उसमें मतलब वो मेंशन है प्रॉपर कि कितनी तारीख को आने वाला है, क्या ये सारी चीज़ें हैं। आप वो चैट्स पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये, और वो चैट्स ऐसी हैं कि जिसमें आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई उसको ये पता थोड़ी है कि कल मेरे को मार देंगे इसके लिए, कि मैं कोई सबूत छोड़ के जा रही है, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रही हूँ उसके लिए। दैट इज़ अ जनरल चैट। मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, कल मेरे साथ क्या होगा मुझे थोड़ी पता है, लेकिन मैं यही सोच के तो बात कर रहा हूँ कि लाइक ठीक है, हमारा एक जनरल कम्युनिकेशन हो रहा है। और वो भी ऐसे व्यक्ति से जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो हु इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, तो आदमी बातें जो है बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलता, वो सीधी-सीधी बातें रखता है वहाँ पे। अब इसमें इनको ये एंगल में सारा मुकदमा चलता रहा। इसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ी गई हैं, जो हमें भी लगता है कि एक एक मैं ये कहता हूँ आदित्य जी कि वी हैव अ बेसिक सेंस ऑफ लिविंग लाइफ। हमें बहुत सारी चीज़ों की एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज़ ना होने का मतलब ये नहीं है कि हमें बेसिक चीज़ें भी नज़र नहीं आती हैं। तो हमें लगता है कि ओके, ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है ना? जैसे मैं बोलूँ कि इस केस को पूरी तरह से जो बॉच अप किया, उत्तराखंड पुलिस ने किया। एंड सर्टेनली ये केस को वॉच अप किया भी इसलिए गया है कि रिजल्ट को एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे रोका जा सके। ठीक है? जैसे कि अभी आपने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे जो एसपी सुयाल हैं, और बाकी जो लोग हैं एसआईटी टीम से जुड़े हुए लोग हैं, वो बार-बार एक बात को कह रहे हैं कि इफ यू हैव क्रेडिबल एविडेंस, तो आप वो क्रेडिबल एविडेंस सामने रखिए। एविडेंस इज वन थिंग, एविडेंस तो बात की बात है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आपका जो वर्किंग पैटर्न है, वो ही क्रेडिबल नहीं है। इन्वेस्टिगेटर गेटिंग जो पैटर्न है आपका, प्रोसेस है, वही क्रेडिबल नहीं है भैया। पहला सवाल तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे है। आपको सबूत तो कोई दे देगा, ठीक है? ये जिसके पास सबूत हो सबूत लाए, लेकिन वो आप पे भरोसा करने लायक तो हो। वो इस स्थिति में तो आए कि तुम पे भरोसा कर सके। जैसे जब बॉडी रिकवर हुई पानी से, तो वी हैव सीन बॉडी, और आई हैव फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ दैट। मैं पब्लिक में तो नहीं दिखा सकता उनको, लेकिन पर्सनली आई कैन शो इट टू यू। पब्लिक में इसलिए नहीं डालने की, एक तो बड़ी मतलब विभत्स स्थिति में है वो फोटोग्राफ्स हैं, वो अच्छा भी नहीं लगेगा किसी को देखते हुए। और दूसरा ये है कि हम उसको दिखा के ऐसा मतलब वी डोंट वांट टू गेन एनीथिंग, नीदर हेट और नॉर, मतलब ना हेट हमारे लिए ना हेट किसी और के लिए हम गेन करना चाहते हैं। बट द थिंग इज दैट कुल मिला के कहने का जिस्ट ये है कि बहुत बुरी हालत है, और यू कैनॉट रिकॉग्नाइज इट एनी एट एनी पॉइंट। मतलब अब तो अगर मैं आपको बोलूं कि अंकिता की, अंकिता मैं नाम लूं, तो आपकी आपकी जिंदगी में बहुत सारी अंकिताएं होंगी जिनका नाम अंकिता होगा, बट यू विल हैव दैट वन फेस इन योर माइंड जो सबसे पहले स्ट्राइक करेगा। इतना आप उसकी फोटोग्राफ्स देख चुके हो, इतना उसके बारे में देख चुके हो, है ना? तो उसमें ये सारी चीजें हैं। आप उस बॉडी को इस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इन्होंने रिकॉग्नाइज कैसे करवाया? क्वेश्चन इज दैट इन्होंने, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड बाय वीरेंद्र भंडारी, जो उसके फादर हैं, एंड आई थिंक अजय भंडारी है ब्रदर का नाम शायद। तो मतलब फादर और ब्रदर ने ही उसको रिकॉग्नाइज किया है। बट द कंडीशन इज दैट कि बॉडी इस कंडीशन में तो है ही नहीं कि आप उसे रिकॉग्नाइज करो। चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब हो रखा है, बहुत बुरी तरह से, बुरी नहीं मतलब मैं बता नहीं सकता इतना बुरी तरह से खराब हो रखा है। अब जब हमने बात करी कि भैया आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, पुलिस वालों से पूछा तो या उनके पेरेंट्स ने किया। मैंने कहा बॉडी पहचानने लायक ही नहीं है। कह रहा कपड़ों से कर लिया या उनसे कर लिया। आपने अगर 8-10 एपिसोड में क्राइम पेट्रोल या इस तरह की चीज़ों को देखे हों, तो यू हैव एन बेसिक आइडिया यार कि आप किसको नहीं कपड़े पहना सकते, सही बात है। है ना? मतलब व्हाट इज़ द साइंटिफिक प्रूफ? व्हाट इज़ द साइंटिफिक एविडेंस? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए एसआईटी से बिल्कुल। कि आपने देखो, हो गया ठीक है, हुँ, कैसे हुआ ये नहीं पूछा जाना चाहिए? नहीं। है ना? एक आदमी है, इफ समवन किल समवन, ठीक है?
वो जाके कह दे कि मैंने मारा, एक आदमी ने ले ली जिम्मेदारी, मैंने मारा, तो क्या आप उससे ये नहीं पूछते कि कैसे मारा? इवन सिर्फ एक्सेप्ट कर लेने से आप मान जाते हो? ये हमारा कानून मान जाता है एक्सेप्ट करने से कि हाँ ऐसा हुआ है? नहीं ना। वो पूछते हैं ना, उसकी भी तहकीकात होती है ना, क्यों मारा, कैसे मारा, है ना? और वो नहीं बता पा रहा है कि मैंने कैसे मारा, तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो भी हो सकता है उसके ऊपर कोई प्रेशर हो, उसके ऊपर कोई दबाव हो जिस वजह से वो कह रहा हो। लेकिन वो, अगर आपका चीजों को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका ये है, तो फिर तो ये तो कंप्लीट फेलियर है ना। So, ये तो कंप्लीट फेलियर हो गया उस चीज का। आप उनसे पूछिए कि भाई सबसे बड़े संस्थान में उसका पोस्टमार्टम हुआ है, एम्स, इकलौता एम्स है उत्तराखंड का, कोई कमी नहीं है ना एम्स के अंदर, नीदर डॉक्टर से ना प्रोसेसिंग से, प्रोसेस से लेकर के। आप जरा सा 2 बूंद ब्लड के लेकर के आप डीएनए नहीं करवा सकते थे? डीएनए टेस्ट नहीं किया है। बताए ना कि कहाँ हुआ है। हम तो कह रहे हैं बताएं कि डीएनए रिपोर्ट में क्या आया था। हो सकता है किया हो, लेकिन जनता को ये जानने का तो हक है ना कि हमारी पुलिस इतना ईमानदारी से काम करके गई है, तो बताइए पुलिस की डीएनए कब हुआ है। आइडेंटिफाई, आपने कौन सा क्रेडिबल सोर्स है आपके पास कि आपने उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया? और अब आप उस शक, अब आप आपको महसूस होगा कि वो जो शक है गहराने वाला, कि रात के समय पे जब सूरज ढल चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, उसके बाद बॉडी को जलाने की इतनी जल्दी क्यों थी? सही। और ये तो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। एक केस अभी अगर आप देखें, रुद्रपुर का है एक केस, उसमें एक व्यक्ति अपने घर से झगड़े में निकल जाता है, और एक लाश मिलती है, लाश की जेब में कोई नेम की चिट होती है, नवीन शायद नेम है। पुलिस उसके घर फोन करती है, और घर वाले आते हैं, वो बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं, बॉडी उनके सुपुर्द कर दी जाती है, वो बॉडी को जला भी देते हैं, और जो 13वीं का जो कार्यक्रम होता है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। किसी एक उनके जानने वाले व्यक्ति का फोन आता है कि उनके छोटे भाई को, कि दुकान क्यों नहीं खुल रही है आपकी, होटल है शायद, है दुकान है, कि वो क्यों नहीं खुल रही है। तो उसने बताया होगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, बड़े भाई साहब का ये हो गया। तो उसने कहा, अरे क्यों मजाक कर रहे हो, अभी आधे घंटे पहले तो मैं मिल के आ रहा हूँ उसे। अच्छा, वो व्यक्ति दोबारा गया, उसकी फैमिली के साथ वीडियो कॉल पे बात कराई, तब जाके मतलब फैमिली को ये हुआ कि नहीं यार ये गलती हो गई। क्वेश्चन इज नॉट दैट, बॉडी किसी। क्वेश्चन इज दैट बॉडी किसकी थी भाई। चलो उस घर में तो खुशियां आ गई, उस घर का बताओ ना, जो आज भी इस उम्मीद में होंगे कि भैया अब अपने घर का व्यक्ति जो है जिंदा है, मर गया है, क्या हो गया, तुमने तो उसके हाथ उसकी बॉडी भी नहीं लगने दी। और व्हाट वाज द मिस्टेक? अगेन सेम मिस्टेक। भाई जब शिनाख्त करने वाला पहुंच गया है वहां पे, और परिवार का मेंबर पहुंच गया है, तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि आप एक साइंटिफिक एविडेंस जुटाओ वहां पे, ताकि वो चीज क्लियर हो पाए। बस आपको अपना काम निपटाने के बाद, नहीं यार ये बॉडी निकले यहाँ से, किसी तरह से मामला रफा दफा हो, और हम फ्री, हम घर जाएं। तो संजय जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि ये सारी चीज़ें हो गई कि बॉडी रिकवर होने के बाद, मिसिंग होने के बाद की हमने बातें करी। तो मिसिंग होने से पहले जो थोड़ा सा जो पूरा प्रोसेस था उस पर अगर हम बात करें कि किन चीज़ों को लेकर के अंकिता को मतलब किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, प्रेशर बनाया हुआ। अंकिता ना लगभग अगस्त में उसने ज्वाइन किया था वहाँ पे, मतलब गांव की लड़की एकदम, इंटरमीडिएट तक उसने बहुत अच्छा उसका स्कोरिंग रहा, उसके बाद उसने शायद एचएम का कोई डिप्लोमा किया, उसके बाद एज अ रिसेप्शनिस्ट उसने वहाँ पे ज्वाइन किया। और उसका 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, आई थिंक 21st को उसका महीना पूरा होना था जॉब का, और शी वेंट मिसिंग फ्रॉम 18 से मिसिंग हो गई थी, मतलब महीना पूरा भी नहीं हुआ था, और वो गायब हो गई थी वहां से। और ये सारी चीजें रही, और उसमें जो बेसिक कॉज जो सामने आया है, वो चैट के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं, तो बेसिक कॉज यही आया है कि आपको वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। एंड पूरा जो तंत्र जुटा है उसकी मौत के बाद से, वो इसी चीज पे जुटा है, लगा हुआ है कि वीआईपी है ही नहीं कोई। ठीक है। और आप देखेंगे कि जो ऋषिकेश विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनको तो बकायदा बयान भी आया था उसके बाद कि वीआईपी जो है वो एक कमरा है,
इट्स नॉट अ पर्सन। अच्छा। वीआईपी सूट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वीआईपी सीट है, और एक वो नहीं है क्या, कमरा है वो, बेसिकली वो एक आदमी नहीं है। तो वीआईपी एक्चुअली इसमें है ही नहीं। और जो पूरी आप इस पूरी प्रकरण को आप देखेंगे और लूप होल इसमें देखने की कोशिश हम्म, करेंगे, तो लूप होल ये बताते हैं कि वीआईपी इतना पावरफुल है कि उसको छोड़ने का मतलब है कि पॉलिटिकली, और पॉलिटिकली अगर मैं बोलूँ तो बड़ा एक घमासान हो जाएगा पूरे पूरे देश के अंदर, इन एंटायर कंट्री, नॉट ओनली इन उत्तराखंड। अच्छा। क्योंकि जितना बड़ा लेवल पे इसको बचाया जा रहा है, अब जैसे छोटी छोटी चीजें हैं इसमें जिनको आप नोटिस कर सकते हैं। आप अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें तो उसमें ये सारी चीजें देखी मिलेंगी आपको कि ब्लंट एक किसी चीज से मारा गया है, ड्रॉनिंग की वजह से मौत हुई है, ये तो लिखा है। बट अगर मैं आपसे ही सवाल पूछूं कि कोई ऐसा मसला चल रहा हो, जैसे कोई जिसमें किसी को एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव दिया गया हो और उसके बाद वो मिसिंग होकर मौत हो जाए, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा कि क्या इसके साथ सिर्फ इसको मारा गया है या कुछ और भी हुआ है? हम्म, आएगा दिमाग में कि आएगा। रेप भी हुआ हो शायद। भाई मोलेस्टेशन हो सकता है, रेप हो सकता है ना, मारपीट हो सकती है, और सारी चीजें बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। देखो, मंदिर में पूजा करने के लिए बुलाया नहीं था उसको, हम्म। एक्स्ट्रा सर्विस के लिए बुलाया था। इस पूरे केस में सवाल ये बनता है कि क्या रेप एग्जामिन हुआ? हम्म। अगर हाँ, तो प्रोसेस क्या यूज किया गया? सीमेंट ट्रेसेस हो सकता है, पानी में निकलेंगे नहीं। दूसरा प्रोसेस के अलावा आपने क्या इस्तेमाल किया? क्या पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है? है? और अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्वेश्चन इज दैट। अब अगर क्यों नहीं किया वाली बात हम लोग करें, तो इसको इस तरीके से समझिएगा कि मर्डर होना इज वन थिंग, एंड रेप प्लस मर्डर होना इज एंटायर डिफरेंट थिंग। है ना? एक में शायद आपको सिर्फ मर्डर की धाराओं में जो है आपको आजीवन कारावास मिल गया, एक में शायद आपको रेप प्लस मर्डर में हो सकता है आप फांसी के तख्ते पे झूलना होता है। तो क्या ये बचाने की कोशिश नहीं है? और ये किसको बचाने की कोशिश है, ये एक बड़ा सवाल है ना। और ये देश तो, चाहे आप, हम कहते हैं ना फिल्में जो है समाज का आईना होती है, फिल्में देख लो या तमाम जो जितने सीरीज आती हैं ये देख लीजिए, ये तमाम किस्से आपको ऐसे हकीकत आपको पढ़ने सुनने को मिल जाएंगी कि बहुत बड़ा आदमी है, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और जेल काटने के लिए उसका ड्राइवर गया। हुआ है, इसी देश में हुआ है ना, कि ड्राइवर जेल काट के आया, क्योंकि ड्राइवर को जो है इतना पैसा दे दिया गया है कि भाई ठीक है, तू तू काटा जेल, कोई बात नहीं, जेल ही तो काटनी है ना, ठीक है, उसका फुलफिल किया जाएगा। तो क्यों ना माना जाए कि इतना बड़ा आदमी जो है फंस रहा है, जिसकी वजह से फांसी की संभावना को खत्म किया गया, रेप को इन्वॉल्व न करके, जो अभी तक दिखता है। और अगर है इन्होंने एग्जामिन किया तो बताया ना उस चीज को। और जेल कटवाई जा रही है किसी से, भाई वो तो है ही, जो प्रोवाइडर्स हैं वो तो क्रिमिनल हैं ही, लेकिन बड़ा क्रिमिनल तो बाहर है ना अभी। जिस क्रिमिनल के साथ इनको फांसी की पे चढ़ना चाहिए वो क्रिमिनल तो बाहर है अभी। जैसे कि अभी जो रिजॉर्ट का वरंटा रिजॉर्ट जो था, तो उसमें कौन कौन से हम आरोपी देखते हैं जो मेनली इन्वॉल्व थे इस केस। देखो, तीन तो जो पकड़े गए, सौरभ भास्कर हो गया और पुलकित आर्या हो गया, और एक और है नाम, उसका नाम भी पुलकित ही है, गुप्ता, अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर और पुलकित आर्या, है ना, ये तीन नाम थे बेसिकली जो जो अंदर है अभी। इसके अलावा अगर देखें तो किस पे आपको शक जाता है? एक कार्रवाई वहां पे होती है कि आपने उसको डिमोलिश कर दिया, ठीक है। हमारे जो
एसपी हैं, वो कहते हैं कि उससे पहले जाकर जो एफएसएल टीम थी श्रीनगर की, उसने जो है सारे सबूत जो है इकट्ठा कर लिए। अभी हम सबूतों को अगर देखें और उसको पढ़ें, जो कोर्ट में रिपोर्ट आई उसको देखें, तो सबूत क्या इकट्ठा करें हमने। मैं शायद कहीं पे पढ़ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो अंदर खाने की थाली है उसमें तक फिंगरप्रिंट नहीं मिले। अच्छा। हाँ, तो मतलब खाने की थाली ऐसी थी कि धुली हुई थाली जो है उड़ के गई होगी, उसमें अपना अपने आप जो है उड़ करके हम्म। सब्जियां जो भी खाने का सामान हुआ होगा, फिर वो उड़ती हुई आई है अनटच्ड थाली और उस कमरे में। क्योंकि मतलब अब यही हो सकता है ना, फिर बाकी आप क्या क्या ही कहोगे उस चीज के बारे में। और उसको रात को, उस जगह को रात को बुलडोज कर दिया जाता है। बुलडोज जो करने की कार्रवाई है, वहाँ पे आप जो देखते हैं कि वहाँ पे एम किशोर विधायक खड़ी हैं, आप उनके सामने जो है वो बुलडोज होने की कार्रवाई हो रही है और वो उसका क्रेडिट लेते हुए दिख रही है, लेकिन उनको आरोपी नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, बस साक्ष्य मिटाने का आरोप तो है ना। अब भाई, आपने जो वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें आप, जिसकी वजह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, जब मैं अभी मनंतरा में बात कर, आपने देखा कितना पुलिस फोर्स था वहाँ पे जब मैं बात कर रहा था पुलिस से। अभी अगर आप देखते हैं कि इतना पुलिस फोर्स अब उस खंडर को बचाने के लिए लगा हुआ है। हम्म। ठीक है, जब डिमोलिश किया गया तब किया गया। उस दिन सबूत थे उसके अंदर, आज तो क्या है, आज तो कुछ भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं है। उस दिन तो सबूत थे, तब कहाँ था पुलिस फोर्स? और तब क्यों उसे डिमोलिश होने दिया? और डिमोलिश अगर करवा दिया है तो उनको क्यों नहीं फ्रेम किया गया? रेनू बिस्ट को क्यों नहीं फ्रेम किया गया? ठीक है, वो उसने गवाही दी है बकायदा, जो उसका ड्राइवर है, कि किसने उसको ऑर्डर दिया था कि आपको ये तोड़ना है, जो जेसीबी का ड्राइवर था, उसको, उसके बयान है उसमें। उसके बावजूद क्यों नहीं उसको रखा गया उसमें, फ्रेम क्यों नहीं किया गया? दीज आर द क्वेश्चंस। हम लोग लगभग 86 दिन के करीब हम लोग धरने पे बैठे हैं ऋषिकेश, जिसमें हमारे 8 दिन की भूख हड़ताल भी शामिल है। हमारे पर मुकदमे हैं उस चीज़ के। हम लोग मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछने मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए थे। ठीक है भाई, जब हम इतने लेटर दे रहे हैं, इतने लेटर दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है, हम सीधा सवाल पूछने गए और बाकायदा उसके उस वहां जाने के लिए ही हमारे ऊपर जो है मुकदमे हैं। तो जवाबदेही तो देखो बनती है ना, जवाब तो इनको देना पड़ेगा, कानूनी तौर पे भी देना पड़ेगा और सामाजिक तौर पे भी देना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है। लोग कहते हैं, लोग, बहुत सारे लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं स्वागत। हमारे स्वागत ना करने का कोई राजनीतिक कारण नहीं है। हम इसलिए स्वागत नहीं कर पा रहे हैं कि आप कल झूठ बोल रहे थे कि एसआईटी ने बहुत बढ़िया काम किया है, या आप आज झूठ बोल रहे हो? आज क्यों लगती है आपको ये जरूरत की, आज सीबीआई की जरूरत है? आपकी एसआईटी ने काम किया है ना। आप सीना ठोक के बोलो ना कि मेरी एसआईटी ने काम किया और पूरा काम किया है। आप उसकी वो लीजिए ना। आज आप कह रहे हो कि उनके माता पिता की इच्छा है। किसी तो माता पिता की इच्छा तो 3 साल पहले भी थी ना। बिल्कुल। आपने 3 साल क्यों लगाए? आपको लगता है कि 3 साल मतलब 1000 दिन के आसपास उसके माता पिता ने तिल तिल करके झेला होगा, 1000 दिन से ज्यादा झेले होंगे। आप पहले झटके में सीबीआई जांच करा देते ना, सीबीआई जांच के लिए लिख देते हैं। हमारी सरकार सीबीआई जांच के लिए तब लिख रही है, एक एक पैटर्न देखिए ना, सीबीआई जांच के लिए तब लिख रही है जब हजारों लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं। बिना उसके आप सीबीआई जांच के लिए नहीं लिखोगे। पेपर लीक का मामला हुआ, एसआईटी जांच करेगी। जब हजारों की तादाद में बच्चे जो है सड़क पे बैठ गए, तो वहाँ बिल्कुल वहां जा करके आपने सीबीआई जांच लिखी। ठीक है, और फिर हम कहेंगे उस तौर पे कि भाई बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, बड़ी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट है। नहीं है ना। सिर्फ पोस्टरों में लिख देने से थोड़ी होता है कि हम एक सुरक्षित सरकार के एक मजबूत सरकार के साथ हम हमारा प्रदेश चल रहा है। भाई आपके डिजाइन में दिखनी चाहिए ना वो चीजें। भाई आपको लगता है कि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है इसकी जांच करने की, आप दे दीजिए ना सीबीआई को लिख के सीधा, है ना। तो ये चीजें हैं। कितनी अच्छी पैरवी भी है, वो भी आपने देखा ही है वहाँ पे, कि किस तरह से वकील जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे चीज़ों को लेकर के। तो आज अब उसका क्रेडिट ले रहे हो कि उनको आजीवन कारावास की सजा करवा दी गई। भाई कैसे हो, जिनको फांसी चढ़ना चाहिए उनके लिए आज आजीवन कारावास पे कैसे मान जाएंगे लोग?
और आज तो खतरा सब पे मंडरा रहा है। आप यकीन मानिएगा बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनके लिए लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं आज की डेट में। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि उनको अंकिता केस में हालत दिखती है, उनको किरण नेगी वाले केस में हालत दिख रही है। क्या आप इतनी मजबूत पैरवी नहीं करवा पाए दिल्ली में कि सुप्रीम कोर्ट में कि उनको छोड़ना पड़ा? ठीक है, उस बच्ची की आंखों में पेचकस से आंखें निकाली गई थी उसकी, और आपको सबूतों के आधार पे छोड़ना कमी के आधार पे छोड़ना पड़ा उनको। क्या यही मतलब, मैं मेरे घर का अगर कुछ हो रहा है, मैं तो जान लगा दूंगा। मैं तो तब मानता ना जब धामी सरकार ये कह देती कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम सबसे मजबूत पैरवी करेंगे। क्या पैरवी है किरण नेगी की? अगर किरण नेगी की पैरवी अच्छी हुई थी तो हमें अंकिता के लिए उम्मीद जगती। अंकिता की पैरवी अच्छी होती तो हम बाकी बेटियों को सुरक्षित मान पाते। लेकिन जब पैरवी ही अच्छी नहीं हो रही है, जब सबूत ही पुलिस ही प्राइमरी लेवल पे कामों को बिल्कुल केसेस को बिल्कुल बॉल्स अप कर दे रही है, और बाकी दूसरे स्टेट की पुलिस की क्या बात करेंगे हम? वो केस तो हरियाणा पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है या दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है। जब हमारी खुद की पुलिस जो आपके अंडर में है वो इन्वेस्टिगेशन का ये हाल बना रही है, तो कैसे माना जाए? कैसे माना जाए? और हम्म, यहाँ तो बड़े सवाल उठते हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि उन्होंने जिस तरह से इस पूरे केस को बिगाड़ा है, शायद आज तक मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा हाल किसी और केस का हुआ हो। हम्म। जैसे कि अ, मतलब मेन रीजन क्या हो सकता है कि ये जो डिस्प्यूट था, जो भी आपसी जो भी चीजें चल रही थी, कि मर्डर करना पड़ा, वहां तक बात पहुंची होगी। देखिए कई बार क्या होता है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, और इन द सेंस जो हम चैट से भी अंदाज़ा लगा पाए, क्योंकि वो जब बात कर रही थी तो बार बार जो है अपने जो उनके फ्रेंड हैं उनको सारी चीज़ें क्लियरली पता थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई आपको रिस्क, अब इन्होंने जब फाइनली बोला और उसने फाइनली मना कर दिया, और उसने शायद जिसने उसको बोला एक्स्ट्रा सर्विस के लिए उन तीनों में से, उसको उसने गालियाँ भी दी। तो अब दे हैव अ थॉट दैट कि अगर ये बाहर गई तो शायद जो है बातें जो है बहुत बिगड़ जाएंगी, और बातें जो है खराब हो जाएंगी, और मतलब एक्सपोज होने का एक खतरा है। तो उस एक्सपोज ना हो उसके लिए जो है उसको साइलेंट कराया गया। तो इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है, जो सामने वाला जो पक्ष है, उनकी तरफ से ऐसे क्या एविडेंस रखे गए, क्या चीजें रखी गई कि उनको ज्यादा सजा ना मिल करके यहाँ तक उनको रखा गया? उनके पास बहुत सारा कुछ है नहीं बोलने के लिए। देखो एक्चुअली आप अगर इस पूरे मुद्दे को देखें, तो पहला मुद्दा खराब हुआ डिले होने की वजह से, कि रिपोर्ट डिले हुआ। ठीक है, कि उनको पूरा मौका मिला कि वो जो सीसीटीवी फुटेजेस थे और बाकी चीज़ें थी उसको खंगाल सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या थी कि उनकी तरफ से कोई ऐसा, जब केस दर्ज हुआ तो हमारी पुलिस ने ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं बनाया जो एविडेंस उनको यहाँ तक पहुँचा सके कि वो सज़ा जो है फांसी की पहुँचे, या वो सज़ा जो है मतलब बड़ी सज़ा उनको हो। आजीवन कारावास हुआ है, उसके लिए तो देखो इतना रायता फैला था तो थोड़ा तो हम्म, करना ही था ना। वो ये कहे कि हाँ भाई हमने सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एंड दे हैव एन आइडिया। उनके पास एक्चुअली क्या हो रहा था कि जैसे अभी आपने 2 नाम सुने होंगे बेसिकली, पहले किसी भाजपा के किसी बड़े नेता का नाम आ रहा था जो 2-3 सालों तक आ रहा था, और माइट भी कि उनके दिमाग में एक चीज़ रही होगी कि भाई देखो एक रॉन्ग पर्सन को शायद टारगेट कर रहे हैं ये लोग, तो शायद बच जाएँगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? और ना उस व्यक्ति ने चुनाव लड़ना, ना उसका कुछ और, लेकिन वो ये है कि निकाला जा सकता है मामला उसके ऊपर कि थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, लोग भूल जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी जो ये ऑडियो वीडियो रिलीज हुए हैं जो एक्ट्रेस हैं उनके, और जिसकी वजह से मामला दोबारा हाईलाइट हुआ, लगता है कि शायद हो सकता है कि सही जगह हिट हुआ है चीज़ें। तो अब बचाने के लिए जो है वो बाकी चीज़ों में गवर्नमेंट को बैक फुट पे आना पड़ा, अदरवाइज़ इतना बैक फुट पे शायद नहीं आती गवर्नमेंट। हम्म, सही। मतलब इस केस में जैसे कि आपने काफी सारी चीजों को बताया कि आपने ग्राउंड रियलिटी उस समय पर देखी है, तो मतलब काफी सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कह लो कि प्रशासन की तरफ से ही काफी सारी चीजों में कमियां रही या फेलियर्स रहे। इस वजह से काफी सारे एविडेंसेस के साथ भी फिर हमें मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। बिल्कुल हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देखो एविडेंसेस कैसे हैं? भाई आपने रेप एग्ज़ामिन नहीं किया, आपने
डीएनए का रेप एग्जामिन का कोई पता नहीं है अभी कि आपने किया नहीं किया, डीएनए का पता नहीं कि आपने किया नहीं किया। एविडेंसेस तो इन्होंने हर जगह पे वो करे हैं, मतलब कमजोर किए गए हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को दबाव में लिया गया है, ठीक है, कि भैया अब जैसे हम उस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो हमने कुछ आवाजें उठाई कि भैया ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वही है, मुकदमे झेल रहे हैं आज की डेट में, उसी से इनाम मिला है। अब तो ये है कि भाई बोलना भी इस समय जो है भारी हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको फर्जी मुकदमों में और बाकी चीजों में जो है तंग किया जाएगा। कि पुलिस का ऐसा लगता था कि पुलिस को भी ये केस कभी इतना बड़ा बनेगा ही नहीं। दे प्लान्ड इट, एंड मुझे लगता है कि उन्होंने एक परफेक्ट एक स्टोरी बनाई, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने सारी चीजें अरेंज करी। बट द थिंग इज दैट कि कई बार होता है ना कि एक डार्क शिप निकल के आया है, उसने फिर सारा रायता खिला दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि भावनाएं थी, लोग ये सोचे थे कि न्याय पूरा नहीं हुआ, फिर वो भावनाएं दोबारा ट्रिगर हो गई। और मजे की बात एक और है, कहते हैं ना कि इस समय सरकार को जो सबसे ज्यादा तंग किया वो उनका बड़बोलेपन ने तंग किया। और बड़बोलापन क्या था कि जब ये रिजल्ट भी आया था, कोर्ट ने जब ये रिजल्ट भी दिया था, वर्डिक्ट दिया था, उसके बाद तमाम उनके जो पैरोडी पेजेस हैं, या बकायदा बीजेपी के पेजेस की बात करें, वहां से ऐसे फैक्ट्स दिए गए जिनको डाइजेस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और वो बताते रहे फैक्ट्स की, मतलब वो इस चीज को भी श्योर करते रहे फैक्ट्स की, भाई दाल में काला है कुछ ना कुछ। जैसे कि परिवार को 25 लाख रुपए दिए गए, सरकार के आर्थिक रूप से 25 लाख रुपए की सहायता करी परिवार की। हम कहते हैं ट्रांजेक्शन दिखा दो, भाई कैश तो तुम दे के नहीं आए होंगे, सही बात भाई कैश में तो दे के नहीं आए होंगे। जो ट्रांजेक्शन उनके पिताजी के माताजी के अकाउंट में वो है, भाई के किसी भी परिवारजन के अकाउंट में, वो दिखा दीजिए आप ट्रांजेक्शन, फला फला चेक नंबर था, इस चेक नंबर से पेमेंट हुई है, आज भी दिखा दीजिए। कह रहे हैं उनके भाई को सरकारी जॉब दे दी, आप दिखा दीजिए ना कौन से विभाग में। अरे ये बकायदा अभी परसों भी ये चीज रिलीज हुई थी बीजेपी के नैनीताल के पेज से। बीजेपी का जो नैनीताल पेज है उससे रिलीज हुई थी ये चीजें। पहले तो उनके पैरोडी पेजेस से आते थे, अब तो बकायदा बीजेपी के पेजेस से आई है। मतलब तो क्लेम इस कर। तरह का जो एक क्लेम इन्होंने किया है, जिस क्लेम को आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म, जनता डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो इस चीज से तो फिर और चीजों को भी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है ना, कि भाई इतना सच तो आप यहाँ बोल रहे हो, तो वाकई जो मुद्दा है उसमें कितना सच बोल रहे होंगे आप। सही। तो ये फैक्चुअल ग्राउंड है आपका, वही हिला हुआ है। और आप सिर्फ कह रहे हो कि लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो राजनीतिकरण तो आप भी कर रहे हो ना। शुरुआत तो आपने करी है, आपको ये बोलने की क्या जरूरत है कि 25 लाख रुपए दिए जब नहीं दिए आपने तो। और आप अगर मतलब मुझे लगता है कि अगर सरकार देने वाली हो और सरकार दे रही हो, तो उनको क्या दिक्कत है, वो चेक का नंबर और ट्रांजैक्शन के जो हुआ है उसका उसका डेटा जो है रिलीज कर दे पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में, क्या दिक्कत है। बिल- लेकिन वो है नहीं ना। आपकी घोषणाएं जैसी हुई हैं, अब अभी इन्होंने घोषणा करी कि जो डोव सिरकोट में मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम जो है स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखा जाएगा। 3 साल पहले भी तो घोषणा हुई थी, 3 साल पहले भी तो हुई थी, 3 साल तो आपको लग गए। आज आज फिर आपने घोषणा कर दी, ठीक है। और अब तो लोग उस बात का विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारा विरोध हो रहा है उस चीज का भी कि नहीं रखा जाना चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील इट लाइक कि कॉलेज का नाम तो शायद नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अंकिता भंडारी के नाम पे ना कुछ योजनाएं आनी चाहिए, दैट आई पर्सनली फील। और मेरा सजेशन भी है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, कि अंकिता भंडारी के नाम से एक ऐसा योजना बनाई जाए कि भाई वो एक, चाहे आप उसे पाठ्यक्रम में डाल दीजिए कि मैंडेटरी हो हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए, कि दे नीड टू लर्न कराटे और मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस की उनकी सेशंस हों, वहाँ बकायदा क्लासेस चलाई जाए सेल्फ डिफेंस की, और उनको सिखाया जाए। बिकॉज दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे आप, हम लोग इस चीज़ को, अब जरूरत बन गई है समाज हम्म, में
कि एटलीस्ट हमारी बच्चियां जो हों इस तरह की चीज़ों में न सिर्फ देखो अवेयरनेस के तौर पे तो पेरेंट्स इस चीज़ को लेते हैं और वो सिखाते हैं अपने बच्चों को डालते हैं। मैं कहता हूँ अब तो ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि अब ये हो, चाहे गाँव से हो या शहरों तक कहीं भी हो। शहरों में तो खैर ये सुविधाएं वैसी भी हैं, लोग जो चाहते हो अपने बच्चों को डालते हैं, लेकिन गाँव तक में भी ऐसा होना चाहिए। हर विद्यालय में ये चीज़ हो जानी चाहिए कि भाई एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, लड़कियों को तो खास करके पढ़ना ही पढ़ना है, ये इसको करना ही करना है। जैसे वो कि उसको अंकिता के नाम पे डेडिकेट किया जा सकता है। जैसे कि एक सवाल काफ़ी सारे लोग उठाते हैं कि जो रिज़ॉर्ट था काफ़ी सुनसान जगह पे था, तो माँ-बाप को जो है अपनी लड़की को जो है ऐसी सुनसान जगह पे भेजने की ज़रूरत क्या थी? हाँ, ये एक बड़ा सीरियस बात है। आदित्य भाई आप कभी पहाड़ों पे गए हो? जी, गए हैं ना? अ, कई जगह हमारे यहाँ घर ऐसी जगह भी हैं गाँव में, गाँव कई कुछ गाँव तो हैं बड़े हैं जहाँ पे 100 घर हैं या 50 घर हैं। कई जगहों पे घर ऐसे भी हैं, जहाँ पे आपको वो पूरे पहाड़ पे ना सिर्फ 1 घर दिखेगा, 1 या 2 घर दिखेंगे। 1 या 2 घर दिखेंगे, बिल्कुल, है ना? भाई सुनसान जगह वो भी है और वहाँ हम पले-बढ़े हैं, वहाँ हमारी परवरिश हुई है। हाँ, प्रकृति हमारा घर है, हमारा घर दीवारें नहीं है। हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा घर सिर्फ दीवारें नहीं है, ठीक है? हमारे यहाँ एक कहावत है गढ़वाली में एक कहावत है कि "अपुर मैतर तो कुकुर भी भाई हुन" मतलब अपने मायके का तो कुत्ता भी भाई जैसा है, ठीक है? और वो जो है वो ये आज से थोड़ा ना है, ये जो हमारी प्रवृत्ति अब सोचो ना कि हम लोग कितने भोले होते हैं और कितना हमारे अंदर वो संस्कार अभी तक बना हुआ है। आप उसमें देखते हैं कि जब वो रावण जो है अशोक वाटिका में सीता के पास आता है और अपना प्रणय निवेदन करता है उससे कि तुम मेरी हो जाओ हैं तो सीता क्या करती है घास का एक तृण लेकर के हुँ, ठीक है वो रावण के अपने बीच में रख देती कि तेरी औकात हो तो उसको लांग के देख ले। सीता मानती कि मैं भूमि से जन्मी हूँ और ये घास का पौधा भी भूमि से जन्मा है। हुँ, भूमिजा बोला जाता है सीता को, है ना? तो कहते वो भाई मानती है उसको अपना, वो कहती तेरी हिम्मत हो तो इसको क्रॉस करके देख, है ना? और हम जहाँ तक लोग बात करते हैं कि अंकिता भाई हमारे पहाड़ में है क्या नौकरी के नाम पे? हमारे पास 2 नौकरियाँ अमूमन होती थी पहाड़ में। या तो हम लोग अगर कोई मतलब वैसा है अच्छा-खासा हट्टा-कट्टा लड़का है जिसकी अच्छी फ़िज़ीक है या लड़की है, तो हम लोग फ़ोर्सेस में गए हैं। फ़ोर्स हमारा एक आय का बड़ा साधन रहा है, चाहे वो आर्मी रहा है, पुलिसिंग रही है, बाकी और चीज़ें रही हैं। या अगर वो नहीं है, तो हमारा तो इतिहास है ना, उठा के देखो पूरी दुनिया में हमने शेफ़ दिए हैं यार। बिल्कुल, ठीक है, सबसे ज़्यादा शेफ़ देने वाला अगर कोई एरिया है पूरी दुनिया के अंदर, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द ग्लोबल लेवल। तो उत्तराखंड का ये हिस्सा, गढ़वाल और कुमाऊँ का ये हिस्सा, सबसे ज़्यादा शेफ़ हम लोगों ने दिए हैं, जी, ठीक है? और कहाँ गई थी? लोग पूछते हैं ना सुनसान जगह पे, कहाँ गई थी भाई वो? हम पूरी दुनिया पहुँचे हैं, वो कहाँ गई थी? पौड़ी की रहने वाली लड़की है, जहाँ उसकी हत्या हुई वो क्षेत्र पौड़ी में है, जिस जगह वो जॉब करने गई थी वो जगह पौड़ी में है। अरे अपने जिले से बाहर तक नहीं निकली है, भाई तुम किस सुनसान जगह की बात कर रहे हो? उसने नदी भी पार करी होती तो भी बात थी। वो तो नदी के पार की ही बात है, पौड़ी की ही बात है ना? और जब पौड़ी की ही बात है यार अपने ज़िले में भी अगर आदमी इतना सुरक्षित नहीं है, अपने घर में भी इतना सुरक्षित नहीं है, तो उसको सुरक्षित करने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? किसकी थी उसको सुरक्षा देने की ज़िम्मेदारी? और मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ, आपके यहाँ कोई किराए पे रहता है, आप उसका सत्यापन कराते हो? कराते हो? नहीं कराओगे तो फाइन पड़ेगा। पुलिस वाले तो है ना, मुकदमा भी कर सकते हैं उसपे कि सत्यापन नहीं कराया। फाइन तो है ही लेकिन मुकदमा भी कर सकते हैं अगर कोई घटना हुई। वो रिज़ॉर्ट बता दे कि उस लड़की का सत्यापन हुआ था वहाँ पे, वेरिफ़िकेशन करवाया था उन्होंने वहाँ पे। अच्छा, आपने उसे महीने भर जॉब पे रखा, आप बता दो ना कि वेरिफ़िकेशन कराया था। क्या है कि स्टाफ आकर के जॉब कर रहा है, आप बता दो किसका वेरिफ़िकेशन हुआ है। आप तो पूछ रहे हैं ना सवाल, हुँ, होगा ना आपके पास वेरिफ़िकेशन किया होगा आपने तब, होना चाहिए। तो होना चाहिए। तो हम तो मान ही रहे हैं ना ये बात तो किसी ने भी नहीं पूछी अभी तक। आई डोंट नो आपने इतने सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे, क्या किसी ने सवाल उठाया कि वो वेरीफ़ाई भई आपने वेरिफ़िकेशन किया था उसका? हुँ, तो ये सवाल उस पे नहीं है, ये सवाल पुलिस के ऊपर है, जी, ठीक है? कि भाई तुम्हारे यहाँ रेस्टोरेंट एक रिज़ॉर्ट चल रहा है,
तुमने एक महीने से क्या उस रिजॉर्ट में एक वही नहीं किया तुमने कि कैसे लोग आ रहे हैं, क्या कितना समय लेते हो आप रिजॉर्टों के चक्कर काटने में, और जब आपको लगता है कि ऐसी जगह पे रिजॉर्ट है बिल्कुल। तो क्या छानबीन आपकी चल रही है, किस तरह से आप काम कर रहे हो, एक बड़े सवाल के घेरे में है। जो प्रशासन हमारा सोया हुआ है, तब ये घटनाएं ज्यादा हो रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये वाला एंगल हो या हमारे स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी समय से एक चीज़ चलती रहती है कि कोई भी अगर मसला उठता है तो उसे पहाड़ी और मैदानी, पहाड़ी वर्सेस मैदानी कर देते हैं, मतलब कि है ना कि ये पहाड़ के लोग अलग है और ये मैदान के लोग अलग है, तो वो उनका मुद्दा बना देते हैं। तो इस केस में भी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ये रुख दिया गया था। देखो पोलराइजेशन करना सबसे आसान चीज है, और पोलराइजेशन से फायदा किसको है। अब समझने वाली बात है कि पोलराइज करके फायदा किसको है, अरे हमेशा होगा। हम्म, देखो इस देश में अगर आपको पोलराइजेशन करना है, ठीक है, तो आपको हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे, मेरे भी हैं, ठीक है। मेरे को उनसे कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो मेरे अगेंस्ट गया हो, ठीक है। इवन तो कई बार तो ऐसा भी रहा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों से मेरे जो है मुस्लिम दोस्तों ने जानने वालों ने मेरी मदद की हो जिंदगी में, ऐसा हुआ है। जब आप देश में जाओगे तो आपको ये मिलेगा पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम का। जब आप स्टेट में आओगे उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम करना हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पोलराइज कहीं पे करोगे, यहाँ आप करोगे पहाड़ मैदान पे। अब आ जाओ सीधा पहाड़ पे ऊपर, जहाँ पहाड़ मैदान भी करने की संभावना खत्म हो जाती है आपके पास, वहां आप करते हो टीरी पौड़ी पे, ठीक ठीक। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं पे, ठीक है। और आ जाओ किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे आ जाओ, टीरी की या पौड़ी की, ठीक है, पहाड़ भी हो गया खत्म, पहाड़ मैदान भी खत्म हो गया, गढ़वाल कुमाऊं भी खत्म हो गया, आप पौड़ी का एग्जाम्पल ले लो एक, या टीरी का एग्जाम्पल ले लो एक। फिर वहां पे आ जाएगा ये पट्टी वो पट्टी हम्म, पोलराइजेशन के लिए, और एक ही पट्टी के अंदर आ जाओ तो फिर आ जाएगा राजपूत ब्राह्मण। तो पोलराइजेशन तो देखो, ये तो जैसे बोलते हैं ना, टॉनिक है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिकल आपको किसी चीज को अगर खत्म करना है, तो उसको आप पोलराइजेशन में बांटोगे। भाई उस हम जब 2 अक्टूबर की बात है 2022 की, हम लोग बाजार, हमने आह्वान किया था बाजार बंद करने का, हम्म, हमें बोला गया ये तो पहाड़ियों का ड्रामा है। तो माय क्वेश्चन वाज, माय ब्लंट क्वेश्चन वाज देयर कि तुम अपने आप को पहाड़ी नहीं मानते। वी स्ट्रांगली बिलीव कि नारसन से लेकर के मलारी तक, माणा तक पहाड़ है। भाई आप चावला जी है, राइट, आप कहने को पंजाबी है, लेकिन क्या आप पहाड़ी पंजाबी नहीं है। भाई एक पंजाबी जो पहाड़ में रह रहा है वो पहाड़ी पंजाबी हुआ, क्या वो नहीं है ना। लेकिन कहाँ है जब आपको पॉलिटिकली अगर किसी को पोलराइज करना है, तो आप इस तरह की चीजें लेकर के आओगे। और हम्म, ये हुआ क्योंकि वहां पे पोलराइजेशन करना आसान था। जो विक्टिम थी वो पहाड़ी मूल की थी, जो जिन्होंने क्राइम किया था, हम्म, अक्यूज थे, वो थे तो सारे उत्तराखंड के ही, लेकिन नॉन पहाड़ी मूल के थे। रेजिडेंट तो उत्तराखंडी निवासी थे वो लोग, लेकिन वहां पोलराइज करना आसान था ना, तो हर तरफ से पॉलिटिक्स ने उसको पोलराइज किया। हमारा कहना ये है कि ये पोलराइजेशन से ज्यादा कानून व्यवस्था का एक मामला है, ये पोलराइजेशन से ज्यादा हमारी बच्चियों की अस्मिता का मामला है ना। और अगर पोलराइजेशन करने का अगर किसी को पहला हक है, अगर पोलराइज करने का किसी को पहला हक है तो वो राजनीति को नहीं है। पोलराइजेशन करने का पहला हक अगर किसी को है तो उसको है जो अपने घर में बैठा है। भाई वो लड़की पौड़ी में बैठी थी, अपने घर में बैठी थी, बाहर से आके कोई पोलराइज करने वाला नहीं होता उसको, टीवी वाला या बाकी कोई डिस्ट्रिक्ट वाला उसे ये नहीं कह सकता। वो तो अपने घर में है ना, उसकी इच्छा होगी वो पोलराइज किसको करना चाहती है। इतनी फ्रीडम तो हमें उसकी उसको देनी पड़ेगी, इतनी सुरक्षा तो हमें देनी पड़ेगी। और पोलराइजेशन के नाम पे हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ना हम भाग सकते, ना प्रशासन भाग सकते, ना सरकार भाग सकती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ना प्रोटेस्टर्स जो जो लोग प्रोटेस्ट इसमें कर रहे हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा मुकदमे हो रहे हैं, अरेस्ट किया जा रहा है। तो इस चीज को कैसे देख रहे हो अभी आप? देखो इसको कहते हैं कर्मों का इमीडिएट फल मिलना, है ना। हम्म, कहते हैं ना कर्म करो फल जरूर मिलेगा, ठीक है, तो फल तो मिल रहा है। और बहुत सारे हमारे प्रोटेस्टर्स जो हैं
वो भुगत रहे हैं उस चीज़ को। अभी रिसेंट आप देखें कि चाहे वो ज्योति अधिकारी का मामला रहा हो, चाहे वो ऋषिकेश से जो चारों लोग गिरफ्तार हुए हैं हमारे साथी, उनका मामला रहा हो, सरकार एक दमन के मोड में है। और दमन किस हद तक है वो इन गिरफ्तारियों में आपको देखने को मिलता है। ऋषिकेश में अभी गिरफ्तारियां हुई जो वन विभाग वालों को चल रहा है उस मामले में, ठीक है। पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तारियां हुई। जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनका पत्थरबाजी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। उनमें एक आदमी तो ऐसा है जो वहां था भी नहीं, वो अपने घर पे सो रहा था, ठीक है। और एक व्यक्ति है वो शांत, उसको शांत कराने गया था, मतलब वो शांति की ही बात कर रहा है, उस पर मुकदमा है। एक आदमी वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टर, उस पर मुकदमा है, हम्म। ठीक है। ज्योति अधिकारी का आप मुकदमा उठा के देख लीजिए, अभी जो ज्योति अधिकारी पे मुकदमा किया, किस बात से कि हमारी जो है भावनाओं का ठेस पहुंची है इसलिए मुकदमा कर दो जी। और उस मुकदमे में क्या करा, उसमें आप हंसोगे इस चीज को सुन करके, पुलिस ने आर्म्स एक्ट लगाया है। और आर्म्स एक्ट किस पे लगाया है? दराती पे, हंसिया पे, घास काटने वाली। घास काटने वाली, उस पर आर्म्स एक्ट लगाया है। मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, और मैं तो पूरे उत्तराखंड को भी जागरूक करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने अपने पास के थाने चौकियों में जाकर के एटलीस्ट एक सवाल तो पूछिए कि भाई साहब उस दराती का लाइसेंस कहाँ बनेगा, लाइसेंस बनवाना है हमको। हमारे तो घरों में दरातियां पड़ी हुई हैं, सबके घर में। सबके घर में है, ठीक है। तो बताइए ना कि लाइसेंस अगर वो आर्म्स एक्ट में आ रहा है तो लाइसेंस तो होगा उसका। और हमारे पास तो सारी गैर लाइसेंसी दरातियां पड़ी हुई हैं। और मूर्खता की हद देखिए साहब, कि वो गहना है हमारा। दराती पहाड़ियों के लिए सिर्फ दराती नहीं है, पहाड़ी पहाड़ी औरत के लिए तो गहना है वो। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो शादी में दान का सामान दिया जाता है, जिसमें कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, ज्वेलरी हो गई, और उस सारे सामान के साथ एक दराती जरूर जाती है, ठीक है। वो दिया जाएगा, वो तो बकायदा दराती तो जाएगी जाएगी साथ में। वो तोहफा है उसके लिए, वो दान है हमारी बिटिया के लिए, ठीक है। और आपने उस पर आर्म्स एक्ट लगा दिया, आर्म्स एक्ट में मुकदमा कर दिया। मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से उठाऊंगा इस सवाल को कि भैया जाइए पूछिए, सरकार से भी पूछिए कि भाई साहब लाइसेंस कब रिलीज कर रहे हो इसके लिए। अंग्रेजों ने जिन्होंने गुलाम आया उन्होंने दराती तक पे जो है वो नहीं रखा, आपने उसे आर्म्स एक्ट में मुकदमा कर दिया। और किन किन चीजों पे होगा, सिर्फ दराती नहीं भैया, हमारे घर में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हमने जिंदगी भर से लकड़ी फाड़ने के लिए कुल्हाड़ियां रखी है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो फावड़े का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ तो कुदाल का इस्तेमाल होता है, गैती का इस्तेमाल होता है, सब्बल का इस्तेमाल होता है। अब बताइए कहाँ कहाँ आर्म्स एक्ट लगेगा, बताइए भाई। आम आपने एक कानून का मजाक बना के रख दिया है, एंड वी बिलीव सो। देखो आप और मैं अगर उस बात को कर ले, एक आम आदमी उस बात को कर ले, समझ में आता है। जिसने वो मुकदमा लिखा है और जिसने उस धारा में उस मुकदमा को लिखा है, वो तो व्यक्ति कानून जानता है ना, उसको तो पता है ना। क्या उस पुलिस इंस्पेक्टर की या सब इंस्पेक्टर की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए कि भाई बता, बता ये मुकदमा इसमें कैसे लिख दिया गया, है ना। दराती पे जो है आर्म्स एक्ट का मुकदमा कैसे लिख दिया गया है? क्या इस बात पे बात नहीं होनी चाहिए? और वो एक महिला, मेरे उस महिला का भी तो परिवार होगा, और किस चीज के लिए आई भाई बाहर? वो क्या शराब बिकवा रही थी? वो क्या कोई अनैतिक धंधा करवा रही थी? नहीं ना। वो किसके लिए आई? वो कशिश की आवाज उठाने के लिए बाहर आई, वो अंकिता की आवाज उठाने के लिए बाहर आई, वो महिलाओं के उत्पीड़न की आवाज उठाने के लिए बाहर आई। अब आवाज उठाना भी क्या यहाँ पे गुनाह हो गया क्या? कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ संविधान की किताब में लिखा हुआ एक आर्टिकल है? सही। क्या उसका अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है? हम्म। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनमें मैं अब ज्योति अधिकारी से भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि भाषा अगर मर्यादित रखी जाए तो सुनी भी जाएगी, ठीक है। लेकिन हर हर व्यक्ति का एक वो है ना, हर व्यक्ति का तो। और मर्यादा की भाषा की अगर आप बात कर रहे हो तो अमर्यादित तो यहाँ लोग विधानसभा के अंदर हो गए, अमर्यादित तो लोगों ने दुनिया भर की बातें बोली। आपने कितनों पे क्या कौन सी जिम्मेदारी तय कर रहे हो आप ज्योति अधिकारी की या इस तरह के आंदोलनकारियों की, ठीक है। क्या उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं होती जो गलत दिनों से गलत तरीकों से उन लोगों को जो है जेलों में ठूस रहे हैं, जेलों में भेज रहे हैं?
भाई हमारे लोग 13 दिन जेल रहे, हमारे साथी जो अभी पत्थरबाजी में आप उठा करके ले गए 13 दिन जेल रहे। आपको पता है उनमें से एक व्यक्ति जो है वो 19 साल जो है सेना में सेवा दे करके आया है। तमाम देश के तमाम बॉर्डर्स पे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के यार राजस्थान तक के बॉर्डर्स पे उसने सेवाएं दी है। वेल ट्रेन माउंटेनियर है। ठीक है, उसके मेडल्स आप जा करके देखिए। ठीक है, कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ लड़ा है। ठीक है, और ऐसे ट्रेंड फौजी को, जिसको पूरे मतलब जिसे बोलते हैं यूनिट ने जो है उसको मेडल से नवाजा है, उसको आपने घर में ला करके घुटनों में बिठा दिया। ये है आपकी पुलिसिंग। एंड व्हाट आर द फैक्ट्स? वो गया क्यों था वहां पे? वो वहां गया तो आपके एक पुलिस वाले ने उसको लठ बरसा दिया। वो उसका मेडिकल कराने पहले सरकारी हॉस्पिटल गया, और मेडिकल लेकर के एक रिपोर्ट कराने गया कि भाई मेरे को मारा गया, बिना बात के मारा गया, इस पुलिस वाले की रिपोर्ट लिखो। जो उसका संवैधानिक हक है। आपने क्या करा? आपने अपने पुलिसिंग के माध्यम से संविधान की धज्जियां उड़वा दी। भाई आदमी को अगर कोई कष्ट है, कोई पीड़ा उसको पहुंची है, कोई अन्याय उसके साथ हुआ, तो कहाँ जाएगा न्याय मांगने के लिए? पुलिस के पास। और पुलिस क्या कर रही है? न्याय के नाम पे 13 दिन की जेल। और मुझे जिस मुकदमे में लिखा है, मतलब उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है वो। अच्छा। ठीक है, बीएनएस का तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो 307 का जो मुकदमा होता था उसमें उन लोगों को रखा हुआ है। उस मुकदमे में उन लोगों को किया है। 13 दिन लग गए उनकी जमानत करवाने में। और कैसे किसकी वजह से हुआ? क्या वो व्यक्ति जवाब देगा? जो व्यक्ति इसका आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्या वो जवाब देगा? और उन सारे लोगों को हम कह रहे हैं, ठीक है वो 13 दिन के लोग अंदर गए, वो सारे लोग जिनके आपने फोटोग्राफ जारी किया पत्थरबाजों के, ठीक है, कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं पकड़े अभी तक? उन फॉरेस्ट के लोगों के, जो फॉरेस्ट के लोगों ने पत्थर बरसाए हैं, पुलिस के लोगों ने पत्थर बरसाए हैं, उनकी फोटोज जारी हुई हैं, वो लोग कहाँ हैं? क्या संविधान ऐसे चलेगा? या आप सीधा सीधा आप किसी गैर न्यायिक काम को अपने डंडे के दम पे जो है आप सही साबित करना चाहते हो? यही सारी तैयारियां चल रही है उत्तराखंड में। और यही है आंदोलनकारियों का सच, कि अगर आप निकल के आते हो तो आप पे मुकदमे लाद दिए जाएंगे, आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है। और दिक्कत ये नहीं है आदित्य भाई, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि एक व्यक्ति अगर जेल गया है ना, तो पुलिस तो जैसी हो वैसी हो, सरकार तो जैसी हो वैसी हो, उत्तराखंड प्रदेश की जनता मरी हुई है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर दम नहीं है, या इनकी शक्तियां जो है ना हनुमान जी की शक्तियों की तरह हो गई कि अभी याद नहीं है इनको। अरे कितनी जेल है उत्तराखंड के अंदर, चलो ना यार जेल भरते हैं। कितना राशन है तुम्हारे पास, खिलाओ हमको, कितने दिन खिला सकते हो? लेकिन लोगों का ये है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में आँच ना है। अब मुझे लगता है ये दुर्भाग्य होता जा रहा है उत्तराखंड का, कौन लड़ेगा इस प्रदेश के लिए? अरे ये तो प्रदेश ही ऐसा है ना, हमें ये प्रदेश को एक गिफ्ट में थोड़ी मिला है यार। 42 तो जिंदगियां गई हैं जो काउंटेड हैं, जिनकी जिनकी बॉडीज तक नहीं मिली, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। कितने महिलाओं की अस्मिताएं लुटी हैं उत्तराखंड आंदोलन में, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। सही। ठीक है। और बहुत इस पे ज्योति अधिकारी पे मुकदमा किया, सरकार ने कितना वेल प्लान्ड तरीका अपनाया है देखो लोगों को न्यूट्रलाइज करने का। 10,000 रुपए का खर्चा होता है भाई, 10,000 रुपए का। और आपने ना बहुत सारे आंदोलनकारियों को घर बिठा दिया। उत्तराखंड आंदोलन की हिस्ट्री उठा करके देखो, किसने लड़ा उत्तराखंड आंदोलन? फ्रंट लाइन जो थी उत्तराखंड आंदोलन की, वो महिलाएं थी। महिलाओं का आंदोलन था उत्तराखंड मूलतः। ठीक है। हमने हमें आज भी याद है, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें आज भी याद है कि मम्मियाँ दादियाँ जो है दराती थमाली लेकर के जो है जा रही है बिल्कुल एकदम भिड़ने के लिए, फ्रंट रो भिड़ी है। ठीक है, आप कोई कमी नहीं है उनकी, मतलब कि आप ये देखो कि भाई उनके लड़ने में कोई कमी रही, और वो सबसे पहले लड़ी, महिलाएं सबसे पहले लड़ी हैं। आज भी आप उत्तराखंड आंदोलनकारियों से बात करो तो उनको पता होता है कि वो बताती है कि ये किस सिन्हा का क्या हाल किया था, बुबा सिंह का क्या हाल किया था महिलाओं ने। ठीक है, जो उस समय पुलिस अधिकारी थे यहाँ पे, उनका क्या हाल बनाया था महिलाओं ने। वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी, वो बुढ़िया हो गई हैं वो सारी औरतें। ठीक है, बहुत उम्रदराज औरतें हो गई हैं, लेकिन आज भी उनको सुना लगता है कि यार हम तो मतलब हमें जान ही नहीं है क्या?
ये हम में दम ही नहीं है। जो उन्होंने लड़ा हम क्या लड़ पा रहे हैं उनके सामने? हम तो 2% 4% पे उनका लड़ने तो ये प्रदेश हिल जाएगा जो वो लड़ी है। लेकिन आज क्या है, आज आपने देखा कि एक ढोलक एक चिमटा दो खड़ताल, ये एक कीर्तन मंडली को दे दिए, ठीक है, वो कीर्तन कर रहे हैं जी। मतलब हमारे गांव में अगर आप पहाड़ी समाज को समझते हैं तो हमारे कुल देवता होते हैं। उन्होंने अपने कुल देवताओं का पूजन सालों से नहीं किया है। उनको जाके पूछो कि तुमने नरसिंह की पूजा कब करी है आपने, तुमने नाग कब नचाए, तुमने अपने देवी देवियों का पूजन कब किया आपने, ठीक है, ये अपने घर के कुल देवता जो आपके हैं उनका पूजन कब किया? सालों हो गए हैं, अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और कीर्तन मंडलियों में हर नवरात्रों में आपको देखते घूमते फिरेंगे क्या? ये महिलाएं बाहर ना आ जाएं, खतरा इनसे है। ये दराती लेके थमा ले लेके दोबारा ना उतर जाएं, खतरा इनसे है। वो रणचंडिकाएं हैं, वो उतर गई तो फिर दिक्कत है, लेकिन इनको उधर बांध के रखो। और मजेदार चीज ये है कि उसमें जो है कंपटीशन करवाए जा रहे हैं भाई साहब कीर्तनों के। कीर्तन मंडलियां बुला बुला के ब्लॉक स्तर पे जो है कंपटीशन हो रहा है जी, है ना। कंपटीशन किसके? लता मंगेशकर आ रही है क्या वो कीर्तन गाने के लिए, भजन गाने के लिए? नहीं, पर वो सारी औरतें बिठा के उन्होंने अरे आपने उसका कंपटीशन ये क्यों नहीं करवाया? और आप दराती पे मुझे याद है, मुझे बड़ा एक मजाक लगा उस चीज का। मैंने वो फोटो शेयर भी करी है फेसबुक पे अपने। एक घसियारी किट दी इन्होंने, उत्तराखंड सरकार ने, घास काटने वाले महिलाओं में घसियारी किट। उसमें क्या, रस्सी हो गई, दरातियां हो गई। तो सवाल तो ये है कि जो घसियारी किट में तुमने दरातियां दी है वो लाइसेंस है उनका या नहीं है? या उनका लाइसेंस कहाँ से बनेगा? जी सरकार ने बांटी है। आप सरकार ने बांटी है घसियारी। घसियारी योजना बकायदा एक योजना है सरकार की, ठीक है, बकायदा एक योजना है। चारे के लिए जो है घसियारी योजना बनाई गई। मतलब जो हमारा मूल काम है आप उसके लिए भी योजना बना रहे हो। किस तरह से ड्रामेटाइज कर रही है गवर्नमेंट हर चीज को। अभी परसों आपने माल्टा महोत्सव देखा होगा, वो लीची के पेड़ पे जो है धागे से माल्टे लटका रखे थे देहरादून में, वो माल्टा करवाया गया। तो ये सारे मतलब ड्रामा चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर और बाकी कुछ नहीं है। वो लोग व्यस्त रहे इस ड्रामे में ताकि मूल मुद्दों पे किसी का ध्यान ना जाए कि भाई पलायन हमारे यहाँ हो रहा है, रोजगार हमको चाहिए, शिक्षा हमको चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों से जो है मुद्दा भटकता रहे, हट जाए, और हम बात करें किसकी, बस इन सारी गप्पे गप्पों की जो है गप्पे हो रही हैं। जैसे कि हमने अंकिता भंडारी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा चर्चा हमने इस पूरे एपिसोड में करी। तो जो अंकिता के पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, उन्होंने किस तरह से कितना ज़्यादा स्ट्रगल इस पूरे केस में फेस किया। बहुत ज्यादा है, और इसके ना मल्टीपल फ्रंट्स हैं जो उनके स्ट्रगल के। पहला स्ट्रगल कि ऑब्वियस है कि आपने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, ठीक है। खोने का भी तरीका है। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में जाता है, उसका एक दूसरा दुख होता है। एक दुख ऐसा कि जिस बच्चे को मानसिक प्रताड़ना दी गई, आपको पता है कि इस तरह की घटनाएं हुई और फिर ये हुआ, फिर मार दिया गया, दैट इज, जिसे बोलते हैं ब्रूटल, है ना। उसके बाद जो उनका दुख शुरू होता है, भाई एक फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑलरेडी एक ऐसा परिवार है जो बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। अब अचानक से उसको जो है कोर्ट कचहरी, चाहे श्रीनगर से लेके यहाँ तक ऋषिकेश तक दौड़ना हो, आना जाना, गाड़ियों का खर्चा, ये सब कुछ, ये तो है ही। इसको करने में काम धंधा छूट गया, काम धंधे पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, जहाँ से आपकी ब्रेड एंड बटर चल रही थी वो सारी चीजें हट गई हैं, उसका एक अलग चीज। अब एक ऐसी लड़ाई लड़ना जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं थे, दैट इज कोर्ट की लड़ाई लड़ना, ठीक है। और ऐसी लड़ाई की बहुत समय तक अगर आप कोर्ट की लड़ाइयाँ नहीं लड़े हो तो आपको भी अंदाजा नहीं होता एक आध मुकदमे में कि क्या हो रहा है, ठीक है। वो तो ये है कि जब आप फ्रीक्वेंटली कोई काम करते हो तो आप एक जजमेंट लगा पाते हो कि अच्छा ठीक है, मुझे इस तरीके से चलना है। अदरवाइज इतना आसान नहीं है ये चीज समझना। और वो भी ऐसा केस जो इतना हाई प्रोफाइल केस हो, और ऐसे हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड के अगेंस्ट आप लड़ रहे हो, जहाँ पे कि पूरा तंत्र उसको बचाने के लिए खड़ा है। उसके बाद का स्ट्रगल है कि जो प्रशासन ने उनको लगातार जो है उसको दबाव में रखा है, प्रेशर में रखा है, ठीक है। अब आपने ये पूरा ढोंग रचा कि भाई उसके पिताजी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी तो सीबीआई जांच होगी, है ना।
लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि सीबीआई, पिताजी ने तो सीबीआई जांच जो है वो सिटिंग जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनकी निगरानी में करने को बोला है। आपने वो एक शब्द खा लिया बीच में से। आप घोषणा करिए ना कि हाँ ये सिटिंग जज है, इनकी निगरानी में हम लोग ये करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा काम आप पहले भी कर चुके हो। पेपर लीक वाले मामले में इन्होंने जिस व्यक्ति को, एक व्यक्ति के निगरानी में सीबीआई की जांच के लिए लिखा था, ठीक है, उस व्यक्ति का बॉबी भाई ने पूरा एक चिट्ठा खोल दिया कि इसके सरकार के साथ क्या कनेक्शन है, अच्छा। इसके परिवार वालों के क्या कनेक्शन है। फिर वो व्यक्ति बदला गया। तो भाई आपको बताना पड़ेगा ना, देखो आपने पहले धोखा दिया है, ऐसा नहीं कि आप ये काम पहली बार कर रहे हो। जनता भूल जाती है, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं जो लगातार समाज के लिए काम, वो लोग इतनी आसानी से नहीं भूलते हैं चीजों को, तो आवाज उठाएंगे ना इन मुद्दों में। जी। वो कैसा भरोसे में परिवार आ पाएगा या वो लोग आ पाएंगे जो लड़ रहे हैं। हम्म, जो ऐसे पावरफुल एक्यूज्ड वाले जो केसेस होते हैं, इसमें जो विक्टिम की फैमिली होती है उनके साथ ज़्यादातर बुरा ही होता है, जैसा हम देखते हैं। अगर हम पहले के केसेस भी ऐसे देखें तो फ्यूचर में जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप अब बचा है हमारे देश में, नहीं बचा है, कैसे देखते हो इसे? देखो, आई नेवर ब्लेम एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ओके। हमें मानना पड़ेगा हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत बढ़िया हैं, दे आर ब्रिलियंट पीपल आर देयर। मतलब वहाँ पे इस बात का कोई डिनायल नहीं है। देखो, हम अपने देश के लोगों पे भरोसा ना करें तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। भरोसा अगर किसी का नहीं है तो इस तंत्र का नहीं है, ठीक है। मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था, ठीक है, मैं उस मुकदमे की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पुलिस ने मेरे को एक फॉर्म 41 होता है वो साइन करने के लिए बुलाया। सो आई सेड कि वहाँ पे लिखा है कि संजय सिलसवाल और एक अन्य व्यक्ति ने, ठीक है, इस एक भीड़ में एक भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें उस अन्य व्यक्ति का नाम लिख के लिखा है कि उन्होंने कहा, जो जो कहा वो लिखा है सारा, ठीक है। संजय सिलसवाल ने क्या कहा, कुछ नहीं लिखा है। दिस इज एन कंप्लेंट। हुआ, उस कंप्लेंट के आधार पे आपने एफआईआर कर दी, नो प्रॉब्लम, इसकी कोई दिक्कत नहीं, एफआईआर कर दी। एफआईआर के बाद हम जांच तो करेंगे। आपने जांच के बाद चार्जशीट में भी नाम नहीं हटाया। आई स्टिल, अभी तो वो सब जुडिस है मामला, मैं इसी चीज पे अटका हूं कि बताएं कि मैंने क्या बोला, क्या भड़काया। न तो कंप्लेनर उस बात को लिख पाया, ना आपने अभी तक, मुझे पता है ना कि आपने वो चीज नहीं पाई, तो आपने चार्जशीट में भी नाम क्यों रख दिया। हटाना चाहिए था, नहीं हटाया। मैंने ऐसे कैजुअली ये बात जो है, जो आयो थे उनको बोल दी। मैंने, भाई साहब आपको क्या मिला, है ना। तो मेरे को, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात चल रही थी, तो मेरे को बड़े प्यार से बोलते हैं, संजय भाई समझा करो, कुछ चीजें ना राजनीतिक दबाव में भी होती हैं। आप समझ रहे हैं, दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। और आई आई रिप्लाई टू हिम वेरी ब्लंटली कि आई डोंट बिलीव इनकी, मतलब कि राजनीतिक दबाव कुछ होता है। और मैं तब तक बोला, यार तुम नहीं समझोगे इस बात को, राजनीतिक दबाव में करना पड़ता है कुछ काम। मैंने कहा भाई साहब मैं उसी दिन समझ पाऊंगा जिस दिन राजनीतिक दबाव में कोई भी ऑफिसर, सरकारी आदमी, ठीक है, कोई नॉन एडिबल चीज खा ले। सही। किसी दिन कीचड़ खाओ सरकारी दबाव में, गोबर खाओ किसी दिन सरकारी दबाव में, हम मान लेंगे कि हाँ तब कोई दबाव काम करता है। यार आपको पता है ना कि अन्न और कीचड़ में फर्क है, अन्न और गोबर में फर्क है। नहीं खा रहे हो ना आप, अन्न ही खा रहे हो ना, तो फिर सरकारी दबाव कहेगा, आपको नहीं लग रहा कि आप गलत कर रहे हो। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ यहाँ हम सिर्फ पुलिस वालों को ब्लेम नहीं करेंगे या एजेंसीज को ब्लेम नहीं करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आपका जिसे बोलते हैं ना, एक सुख जो आप भोगना चाहते हो, वो प्रॉब्लम है। सुख क्या है, सुख ये है कि आपको पोस्टिंग ऋषिकेश में चाहिए, सुख ये है कि आपको पोस्टिंग देहरादून में चाहिए, हरिद्वार में चाहिए, मैदानी क्षेत्रों में आपको पोस्टिंग चाहिए। भाई आप अगर ये ऑर्डर नहीं मानोगे तो क्या होगा, नौकरी से तो नहीं निकाल सकते हो आपको। क्या होगा,
आपको माणा फेंक दिया जाएगा, आपको हरसिल फेंक दिया जाएगा, पिथौरागढ़ भेज देंगे आपको कुआं में, जा बेटा वहां जा। प्रॉब्लम क्या है, आपको वहां नौकरी नहीं करनी, वहां नौकरी नहीं करनी, वहां क्या करना है आपको? आपको तो यहाँ रहना है ना, आपको तो हल्द्वानी में रहना है, आपको तो ऋषिकेश में रहना है, कोटद्वार में रहना है, देहरादून में रहना है। यही 4 साल नौकरी कितनी होती भाई, 2 घंटे में हम घर पहुंच जाएं। आपको तो ये वाली चीज, या कोई ऐसी पोस्ट मिले जहाँ पे थोड़ा जो है ऊपरी कमाई का साधन हो, आपको वो पोस्टिंग चाहिए, वो सुख चाहिए, इसलिए आप जो है किसी के साथ भी गलत करने को तैयार हो। और बाद में आप उसको अपनी मजबूरी हो, क्या करें हम, मजबूरी है हमारी। तो भैया मजबूरी समझने का ठेका जो है सिर्फ जनता करने तो लिया नहीं है, आपको भी समझनी पड़ेगी भाई कि कभी जनता भी तो मजबूर होगी, है ना। और जनता कौन है? जनता पोषक है आपकी, जनता नौकर नहीं है आपकी। जनता आपको पाल रही है, आप जनता को नहीं पाल रहे हो। भाई जनता टैक्स भर रही है तो आपकी सैलरी बनती है। कौन सा टैलेंट है भाई आपके अंदर? कौन सा खेत खोद के आप जो है अनाज उगा रहे हो? ऐसे क्या प्रोडक्टिविटी है आपकी? और जिस काम के लिए आपको रखा है, जिस प्रोडक्शन के लिए आपको रखा है, जब वही प्रोडक्शन आपसे सही नहीं हो पा रहा है, तो सवाल तो उठेंगे ना आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी, और आपकी जो है क्षमताएं हैं उस पे भी। बस उनकी ये कमी है, बाकी ऐसा नहीं कि कोई उनके अंदर कोई वैसी कमी है कि भाई हम अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे भरोसा नहीं करें, करना होता है हमको, बाकी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है कि उन्हें और ज्यादा ईमानदारी से, उन्हें अपने काम के प्रति ईमानदार होकर के, बजाय कि जिस सरकार के नीचे काम कर रहे हो सरकार के प्रति ईमानदार रहे, उन्हें अपने काम के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। सही। एट द एंड इस एपिसोड को, इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपकी नज़र में अंकिता भंडारी केस में का जो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है, ट्रू जस्टिस क्या रहेगा? देखो, दो चीजें हैं कि पहली चीज ये है कि उसके उस केस से जुड़े सारे जो क्रिमिनल्स हैं, अक्यूज्ड हैं, वो अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड हो और उनको उनके अकॉर्डिंग सजा मिले, जो भी उन्होंने गुनाह किया है उसको उसके अकॉर्डिंग सजा मिले, पहली चीज। दूसरी चीज ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट केस, हमारे जनता की क्या लर्निंग रही उसकी, समाज ने उसके से क्या सीखा, ठीक है। और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह के केसेस का रिपीटेशन ना हो, या आगे इस तरह की चीजें ना हो। तो एक तो इस तरह का, जैसे मैंने कहा कि एक अवेयरनेस एजुकेशन में आए और हम अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाएं डिफेंस के मामले में, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इसमें, बजाय जो आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था कि उस जंगल में क्यों आए, हम उन जंगलों को सेव करें। जंगल घर है हमारा, जंगल नहीं हो। वो जंगल हो सकता है उन लोगों के लिए हो जो, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, हमारे प्रदेश में डिसाइड वो कर रहा है जो देहरादून पैदा हुआ, देहरादून पला बड़ा है, देहरादून बैठ करके काम कर रहा है। उसको क्या पता पहाड़ क्या है, उसको क्या पता जंगल क्या है। सही। 4 पौधे हो गए नहीं कि उसके लिए तो जंगल हो जाता हो, है ना। जंगल तो हम जानते हैं ना जंगल क्या है, जंगल में तो पहाड़ में बैठा आदमी जानता है ना जंगल क्या है, ठीक है। देहरादून बैठे वाले को क्या पता है उसको। यही तो हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारी सारी नीतियां जो है यहाँ से तय होती हैं। इस प्रदेश में एक नीति से आप इस प्रदेश को नहीं चला सकते हैं। यहाँ आपको हमेशा एक, जैसे बोलता है ना, दो नीतियां आपको बनानी पड़ेगी, एक पहाड़ी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके, जिसमें पूरा फोकस हो पहाड़ पे हो, और बाकी जो आप बना रहे हैं जो आपकी कॉमन नीति होती है। लेकिन एक स्पेसिफिक नीति आपको पहाड़ के लिए हमेशा बनानी पड़ेगी। और यही एक डिमांड भी है, जब हम लोग बार बार राजधानी गैरसैंण की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब पहाड़ पे बैठोगे भाई पता चलेगा ना। सही। भाई तुम्हें ठंड लगेगी, और तुम्हें लगा कि यार इस गैरसैंण में बैठ के जो ये ठंड लग रही है, इस ठंड में लोगों को जो है, यार अगर हमने बिजली काटी लोगों की इतने घंटे की तो बुरा हाल हो जाएगा। तो आप नहीं काटोगे ना, आप प्लेन्स की बिजली काट दोगे थोड़ी देर के लिए, अगर बिजली की कमी हो रही तो। पहाड़ की नहीं काटोगे ना आप, कि आपको लगता है यार बड़ा जीना दुभर हो जाएगा अगर बिजली कट गई तो, है ना। आप पहाड़ में जो सूखी लकड़ियां हम लोग जंगल से निकाल के लेते हैं, आप उस पर
वो नहीं लगाओगे ना, प्रतिबंध नहीं लगाओगे ना, आपको पता है यार अलाउ जलाएंगे नहीं, मर जाएंगे लोग यहाँ पे, ये प्रॉब्लम क्या है? आप यहाँ ब्लोअर चला के बैठो, आपको क्या पता कि पहाड़ में क्या हाल हो रहा है किसी का। तो दोहरी नीतियां बनानी यहाँ पे जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब इसके लिए यही लर्निंग है हमारी कि भाई हम आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए किस तरह से हम लोग चीजें और योजनाएं, और अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मदद, फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू जो वर्डिक्ट आए उस तक की पूरी मदद, और उस फैमिली के साथ खड़े होने का एक स्ट्रक्चर जो है हमको बनाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट नीडेड। अब मेरे को लगता है यही जो है और सरकार ना आसान काम करती है, जो अभी हमने बात भी कर रहे थे कि उसका नाम चेंज कर दो, कॉलेज का नाम चेंज कर दो। कितने का खर्चा आएगा कॉलेज का नाम चेंज करने में, और क्या बदल जाएगा कॉलेज का नाम चेंज करके? एक बोर्ड चेंज होना है, कुछ कागजों में नाम चेंज होने हैं, क्या होगा उससे? वो ऐसा ही है जैसे हम लिख देते हैं कि भाई ये हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, कृपया धीरे चलें, है ना? चलता है आदमी उसमें धीरे, है ना? या हम जानवर के लिए वो मैंने एक आरटीआई लगाई थी कहीं, एक ऊपर एक वाटरफॉल है, तो मैंने कहा यहाँ पे जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आपने क्या उपाय किए हैं, कि मतलब यहाँ पे पर्यटक आते हैं, जंगली जानवरों से इंटरेक्शन हो सकता है, क्या उपाय किए? कह रहे हैं हमने जगह जगह साइन बोर्ड लगाए हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल भालू आगे पड़ रहा होगा साइन बोर्ड के, अच्छा अभी आदमी आ रखे हैं तो अभी तो दिस इज व्हाट, जी, है ना? बिल्कुल। यही तो हो रहा है भाई, नाम बदलने में यही तो है ना, बाकी और क्या है? बस उसकी व्यवस्था बदली तो बात है ना, हम्म आपने कुछ नया बनाया तो बात है ना। मैं कह रहा हूँ उसका नाम मत बदलिए, इस पर देहरादून में कोई या किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे नहीं है मेडिकल कॉलेज, वहां नया मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, उसका नाम दे दीजिए अंकिता भंडारी के नाम पे, बना मेडिकल कॉलेज है यार, उसका सिर्फ नाम चेंज करके आप ये सोच रहे तीसरी होगी? क्या बदला उस क्षेत्र में उसके नाम से? आपको बदलना है ना, तो उसके हालात बदलिए उस क्षेत्र के, वहाँ सड़कें बेहतर बनाइए, वहाँ सुविधाएं दीजिए, वहाँ औरतें ना मरे प्रसव के दौरान, उसके लिए व्यवस्था कराइए। मेडिकल की फैस- आप वो मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दोगे श्रीकोट में, और जरा सी दूर पे जो आपका श्रीनगर का जो हॉस्पिटल है, वो आपका सिर्फ रेफर सेंटर बना हुआ है, कि वहाँ महिलाएं पहुंची प्रसव के लिए, और उसके बाद जो है आप उन्हें ऋषिकेश भेज रहे हो या कहीं और भेज रहे हो, जॉलीग्रांट भेज रहे हो, कहीं और भेज रहे हो। रेफर सेंटर मत बनाओ, उसको बेहतर करो ना, अंकिता के नाम पे योजना बना, अंकिता के नाम पे एक योजना दे दो कि गांव गांव जो है अंकिता के नाम पे जो है हम एक छोटा सा वो खोलेंगे, क्या हम एक क्लिनिक खोलेंगे अंकिता के नाम पे, अंकिता क्लिनिक के नाम से होगा, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी लोगों को। ये आप करो ना, नाम सिर्फ नाम बदलना आसान है, और आप आसान चीज करना चाहते हो, आप वो काम नहीं करना चाहते जहाँ पे सिस्टम बदले और सिस्टम का असर पड़े। हम चाहते हैं ऐसा करें कि जिससे सिस्टम बदले और सिस्टम पे कोई असर पड़े। सही। सो संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें आज दिया, और इस चर्चा के लिए, मेरे हिसाब से ये चर्चा हमारे चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। वैसे हम ज़्यादातर आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, पर हमने समझा कि शायद जनता तक वो बात पहुंचनी ज़रूरी है कि एक्चुअल में इस केस में क्या हुआ, कि जनता को, मुझे ऐसा लगता है, जो आम जनता है, जो घर पे बैठ के केवल न्यूज़ देखती है, उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि पूरी चीज़ें की पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल उन्हें भी पता होना चाहिए, क्या डिटेलिंग इस केस की है, किस तरीके से दबाव इस केस पे बनाया जा रहा है। पर आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को कवर किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अगर अंकिता के लिए आवाज उठ रही है, और इस तरह के चैनल्स आप जिस तरह से आपने क्वेश्चन पुट अप करे, और इस तरह के सवाल अगर उठते रहेंगे, तो देखिए सवाल पूछे जाने बहुत ज़रूरी है, सवाल कोई व्यर्थ नहीं होता, और सवालों से ही चीज़ें निकल के आती हैं, और सही सवाल अगर सही प्लेटफॉर्म पे उठ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा सार्थक चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। आपने मौका दिया, आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।